बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिल आसार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्की सियासत में उतार चढ़ाव है। अहम तरीन हफ्ता गिरदाना जा रहा है आने वाले हफ्ते को, क्योंकि इस हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है जो पार्टी पॉलिसी तश्कील दी जा रही है, जिस तरीके से हिकमत अमली हमें देखने में आ रही है, जिस तरीके से पार्टी इजलास बुलाए जा रहे हैं, उम्मीदवारों के टिकट्स के ऊपर बात हो रही है। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी नामों के हवाले से छपाई के हवाले से बैलेट पेपर्स की अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो ये मंजरनामा देखते हुए कितना घुमसान का रन पड़ने वाला है, या फिर ये मामला जो है ये खुश उसलूबी से हल होने वाला है? ये जो तमाम चेहरे हैं ये यूं ही सीट एडजस्टमेंट के तौर पे मंजर आम पे आएंगे, या सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो खलीज है इसमें इजाफा होगा, ये जो दावे किए जा रहे हैं इनमें ज़्यादा इजाफा हो जाएगा? इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सुनने में ये आ रहा है कि सियासी तौर पर हफ्ता अहम है, लेकिन सुनने में ऐसा भी है कि गिरफ्तारी भी कोई बड़ी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यार, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये हफ्ता इंतहाई अहम तरीन हफ्ता है। बड़ी गिरफ्तारियां भी हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा बड़ी गिरफ्तारियां हैं इस हफ्ते में, और इस बड़ी गिरफ्तारियों के साथ साथ इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान की सियासत टोटली चेंज होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला कर चुकी है कि हर सूरत में उसने हुकूमत के खिलाफ, यानी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म होगा, इक़्तिदार से पहले जो हल्की सी मौसीकी लगा के रखेंगे ये, यानी तनकीद करना, महंगाई के हवाले से कहना कि फ़लाँ वज़ीर फ़लाँ काम ठीक नहीं कर रहा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ ठीक नहीं कर रहा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन का सीजन शुरू होगा, इसका भी एक सीजन होता है ना, जिस तरह आजकल बकर मंडी लगी हुई है तो बकरों का एक सीजन है, तो अब सियासी मंडी लगेगी, सियासी दाव पेच चलेंगे उस मंडी में, सियासी माल बिकेगा उस मंडी में। तो वो सियासी मंडी अब लगने वाली है। उस सियासी मंडी में, जिसे हम इलेक्शन की सियासी मंडी कहेंगे, पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला कर चुकी है। वजीर आजम से मुलाकात भी करेंगे, अपने कुछ मुतालबात मनवाएंगे भी, बजट पर मजीद जो चीज़ें हैं वो तय करवाएंगे, मजीद अपने मुतालबात मनवाएंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका कोई ना कोई लीडर किसी ना किसी जगह पर यह बात छेड़ता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? जनाब वजीर खजाना ऐसे थे, जनाब वजीर आजम के बशीर ऐसे थे, जनाब फलां के फलां ऐसे थे, ताकि कल को जब ये अवाम में जाएं तो वहां पर जाकर वोट मांगने के लिए इनके पास कोई दलील हो। ये समझते हैं कि अब हम अवाम में जाएंगे तो ये दलील हमारी काम आ जाएगी, जबकि अब वक्त वो नहीं है। अब आज से 15 साल पहले का वक्त नहीं है जब आप इक़्तिदार के मजे लूटते रहे और अचानक इलेक्शन से पहले इक़्तिदार से बाहर हो जाए और आप कहें कि हमारे पास तो वो हिस्सा ही नहीं था। लेकिन सबको अब पता है कि किसके पास कितना हिस्सा था, किसकी मुशावरत से क्या काम होता है, किसने वहां पर क्या चीजें की, ये सारी चीजें पता है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी से ये पूछा जाएगा कि खारजा के महाज पर आपने क्या किया, आपके पास मेडिकल का शोबा था, उसमें आपने कितने नए अस्पताल बनाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत सी और भी है, खेल के मैदान है। बाकी जिस तरह मुस्लिम लीग नून से पूछा जाएगा, पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा, जमीयत उलमा इस्लाम से भी पूछा जाएगा, और जितने इत्तेहादी हैं, MQM है, जितने हैं, सबसे पूछा जाएगा। अब सियासी मंडी लग चुकी है, सियासी मंडी सज चुकी है। अच्छा राना साहब, इस मंडी में खरीद और फरोख्त का बाजार भी गर्म हो चुका है। अच्छा ये बताइए, वो उस नुक्ते के ऊपर तो गौर हो रहा है कि एक आध दिन पहले असम्बली की डिसॉल्वेशन के ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि उससे 90 दिन ले लिया जाए, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल में वाकई इलेक्शन की तरफ माइल हो चुके हैं तैयारी भरपूर करके? देखिए, इनके ज़हन में यह है कि मौजूदा सूरत हाल में ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जिस सियासी जमात से इन्हें सबसे ज़्यादा डर था, ये समझते हैं कि अब इस मज़ीद कुछ अर्से बाद वो सियासी जमात मुस्तकिल तौर पर ना होने के बराबर रह जाएगी, और हमारे पास उस वक्त होगा कि हम आके फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। ये इनका ख्याल है। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा ये तो उस वक्त इलेक्शन के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। यस सर, खबर मेरे पास ये है कि इन्होंने असम्बली, ये तो सबको पता चल गया कि असम्बली इन्होंने वक्त से पहले तहलील करनी है। असम्बली तहलील कर देंगे, उसके बाद 90 दिन मिलेंगे, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। आज का दिन रिपोर्ट कर लें आप, आज का दिन टाइम नोट कर लें आज, कि आज दिन में रखिएगा, अगर ये 90 दिन में गए
तो 90 दिन की कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। पहले भी 90 दिन की कहानी आप आज अच्छा, के दिन तक चल रही है। अच्छा राणा साहब, 90 दिन में फिर आपको इलेक्शन नहीं अच्छा होंगे, फिर उसके आगे पीछे चले मंतिक क्या नजर आती है? यानी इनकी अपनी हुकूमत तो होगी नहीं, निगरान हुकूमत होगी, तो 90 दिन से डिले फिर किस तरफ से होगा? निगरान हुकूमत की तरफ से होगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा? आपने एक इख्तियार दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि अब सदर जो है वो तारीख नहीं दे सकता। आपने एक इजलास में और सेनेट में वो तहरीक पास करा ली 58, 57 और 58 के तहत, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, आपके पास निगरान हुकूमत आपने बज़ाहिर तो अपनी मर्जी से बनानी है, लेकिन वो मर्जी इनकी नहीं होगी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस पर जाएगा। मुल्क के इक्तसादी सूरत हाल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और उसके बाद जनाब वक्त जो है वो आगे चला जाएगा। ये बड़ा आसान होगा, इसमें कोई नहीं होगा। सदर जो होगा इसमें नहीं राणा साहब, इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा? फायदा किसी को होगा? इसमें बहुत से लोग जो आज समझते हैं ना कि हम बड़े फिट हैं इसमें और बड़ा अच्छा जा रहा है, वो सारे रोएंगे यार सर। आप और मैं वो बयान नहीं कर सकते कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा, लेकिन मैं बता दूं कि सियासी जमातों की आपको चीखों की आवाज हर प्रोग्राम में नजर आएगी। तो आप क्या समझते हैं कितने चेहरे इधर उधर होके पुरानी जगह पे आएंगे? एक तो मैं आपको बताऊं कि पुरानी जगह पे बहुत से चेहरे वापस आना चाहेंगे, लेकिन अभी इजाजत नहीं हो रही। कुछ चेहरे वापस आ भी जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते में बड़े चेहरे पंजाब में बनने वाली नई जमात के अंदर जा रहे हैं। तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बड़े चेहरे जा रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा तो पीपल्स पार्टी में जो चेहरे जाएंगे वो नून लीग के चेहरे होंगे। और उसके बाद एक बड़ी खबर आपको दे दूं, मुस्लिम लीग नून को तवक्को नहीं थी 1%। वो समझते थे शाहिदा खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल हैं, नहीं। इसके अलावा केपीके के अंदर कैप्टन सफदर भी उसमें शामिल है, सामने नहीं आया, शामिल है। पीर साबर शामिल हैं, उसमें सरदार मुताब अब्बासी को ओपन हो गए हैं, जफर इकबाल जगरा। उसके बाद आप ले ले जान मोहम्मद, फिर आप आ जाए बलोचिस्तान, फिर आप आ जाए केपीके बलोचिस्तान, फिर आप आ जाए सिंध। इतना बड़ा बागी ग्रुप मुस्लिम लीग नून के अंदर बन रहा है कि आपकी तवक्को नहीं है। आपको पता है जो वजीर आज़म पाकिस्तान से जो वफद मिला है बलोचिस्तान का मुस्लिम लीग का, उस वफद ने यह कहा है वजीर आज़म साहब को, उन्होंने कहा जनाब आपने तो बलोचिस्तान को बाप पार्टी के हवाले, मैंगल के हवाले, अख्तर मैंगल की पार्टी के हवाले, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के हवाले कर दिया हुआ है। हमारे पास वहां पे क्या है, हमारे हलकों में काम नहीं होते। मुस्लिम लीग वहां जीरो है, मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत ही नहीं सकती वहां पे। और हम तो सोच रहे हैं कि हमें आपने वक्त कभी नहीं दिया, अब आप वक्त दे रहे हैं जब से आप वजीर आज़म बने हैं। इख्तियार हमारे पास कुछ नहीं है, हल्के हमारे कमजोर हो गए हैं, तो हम क्या करें? वहां से भी एक बागी ग्रुप निकल के जा रहे हैं, एक केपीके से बागी ग्रुप है, और आने वाले दिनों में बड़ा झटका लगने वाला है। पहले ही केपीके में आपके पास कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग नून के बाद मजीद बागी ग्रुप जो है वो ले दे जाएगा। नहीं राणा साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर लेंगे? राहें जुदा नहीं करेंगे। कैप्टन सफदर किसी सूरत में मीर मकाम की ज़ेरे क़यादत या ज़ेरे चलने वाली पार्टी के अंदर वो रोल अदा नहीं करेगा। तो वो पहले भी अमीर मकाम साहब के साथ वो नहीं चलेंगे। केपी के अंदर लीड अमीर मकाम साहब ही कर रहे थे बराए नाम। जी, अब दोबारा फिर उन्हीं को सदर बना दिया गया ना जी, अब भी वही करेंगे। इसी पे तो फड्डा है, इसी पे तो फड्डा चलना है। मैं कह रहा हूं कि नून लीग को एक बड़ा झटका लगने लगा है, और ये बड़ा झटका बल्कि लग चुका है। और इसके बाद वो सियासी जमातें जो इक्तदार के नशे में बदबस्ती और सोचती थी कि इक्तदार ही हमारे पास रहेगा, आइंदा भी इक्तदार हमारे पास होगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। यासर बड़ी सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी को सिंध में मिल जाएगा कुछ, पंजाब में, केपीके में, और बलोचिस्तान में कैसे लेंगे? नून लीग को पास सिर्फ पंजाब था, पंजाब के अंदर एक नई सियासी जमात बन गई है। अगर उसको हिस्सा मिलेगा तो नून लीग फारिग होगी,
अगर नून लीग को हिस्सा मिलेगा तो वो जमात फारिग होगी, और अगर उस जमात को फारिग करने के लिए लाया गया था तो फिर इतनी तोड़फोड़ क्यों थी, फिर इतने लोगों को उस जमात में क्यों भेजा गया? ये तो बड़ा सीधी सी बात है कि तीनों में मुझे तो लग रहा है कि 4 की 4 जमातें आइंदा इंतखाबात में पहले से कम नशिस्तें लेकर जाएंगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान। अच्छा राणा साहब, जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं अपनी नाअहली के खात्मे के लिए इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई है उसके बाद? जी बिल्कुल कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन से रजू नहीं करेंगे, वो अदालत में जाएंगे। और उसके बाद अगर वो कानून 25 दिन का सारा हो जाता है तो वो उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन को भी दरखास्त देंगे, अदालत में भी एक दरखास्त देंगे। ये दोनों जो है वो चीज़ें करेंगे और ये सारा कुछ जो है वो उसकी वो तैयारी कर चुके हैं। तो और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जहांगीर तरीन, आपको याद होगा राजा आमिर अब्बास साहब ने बड़ा बात की सरप्राइज थी, भी देंगे। राजा आमिर अब्बास साहब ने बात की थी, जहांगीर तरीन साहब तो चले इन हो सकते हैं, मियाँ साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो कहते हैं कि अगर नैब वाला केस उन पर बरकरार रहता है, सजा बरकरार रहती है, तो फिर भी नाअहली उनके सर पे मंडलाती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जितना अरसा वो बाहर रहे हैं वो पीरियड जो है वो उनको काटना पड़ेगा पाकिस्तान आके। हाँ, वो एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। इस साल तो मियाँ साहब नहीं थे। तो मियाँ साहब तो फिर गए ना। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, माइनस की सियासत बहुत से लोगों पर होगी। फिर किसी एक पर नहीं, बहुत से लोगों पर यह माइनस की सियासत आ जाएगी। इसलिए इंतजार करें, 90 से 90, फिर 90 से 90, फिर 90 से 90 होना है, तो फिर बहुत से लोगों की चीखें आपको सुनाई देंगी कि ये क्या हो गया है। नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे। आप ये समझते हैं कि अभी इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जाता था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो फिर उस वक्त इलेक्शन कमीशन किसकी ईमा के ऊपर ये तमाम तर बातें कर रहा होगा? जो हुकूमत उस वक्त होगी। निगरान वो जो हुकूमत उस वक्त होगी, उस वक्त तो निगरान कहा जाएगा ना। जो हुकूमत उस वक्त होगी यही कहा जाएगा। फिर कहा जाएगा जनाब ये हुकूमत अपना पीरियड लंबा लेके जाना चाहती है, हालांकि अपोजिशन लीडर भी हुकूमत का है, उनकी और इनकी मर्जी से मुशावरत से यही तो सवाल है ना कि वो तो अगर एक नाम भी दे दें तो राजा रियाज साहब उसको ओके कर देंगे, तो फिर मसला कहां पे पेश आएगा? मैं तो कह रहा हूं मियां शहबाज शरीफ साहब ये नाम दे देना, मियां शहबाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ मियां, तो राजा रियाज उस पर साइन कर देंगे। मैं सही कह रहा हूं आपको। राजा साहब शरीफ आदमी है, ऐसा पोजीशन लीडर जो है मैं कहना कमाल का है। आप लंदन में मीटिंग क्या होती देख रहे हैं? अब लंदन में इत्तलात ये हैं कि मियां साहब भी, छोटे मियां साहब भी लंदन जाएंगे, तो लंदन में मीटिंग क्या होगी? किसकी तरफ झुकाव हो सकता है या किसे साथ में लाने की बात? लंदन देखिए, लंदन में मीटिंग जो है उसमें वो 3 चीजें वो तय करने जा रहे हैं। नंबर 1, इलेक्शन कब करवाने। नंबर 2, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट ये इत्तेहाद करना है। और नंबर 3, क्या इलेक्शन फौरी इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। और साथ में डिस्कस होगा कि बागी ग्रुप जो है इसको इलेक्शन में किस तरीके से आउट करना है, इनकी जगह किन किन को इलेक्शन लड़ाना है, ये कहां पे डेंट डाल सकते हैं, कहां पे डेंट नहीं डाल सकते। या सर ये चीजें होनी है, इन चीज़ों पे गुफ्तगू नहीं है। ये मुझे खुद मुस्लिम लीग नून के अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की, उनके कोई अहम रहनुमा थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने खुद मुझे बताया, उन्होंने जी बिल्कुल ये चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही डिस्कस होंगी और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इन्होंने जा रहे हैं। और ये ना भी जाएं या आप फोन पे पूछ रहे, जो हुक्म मिलेगा अमल तो उसी पे करना है ना। आप क्या समझते हैं ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, ये कहीं पे पीपी के साथ, कहीं पे पीएमएलएन के साथ, कहीं पे जेयूआईफे के साथ इत्तेहाद करेगी, या फिर ये यही समझती है कि वोट एंटी पीडीएम है और समझती है तो फिर भी हुकूमत से अलहदा जो नहीं हो रही, तो इसका मंशूर किया? 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा, वोट है एंटी पीडीएम, ज़हन में आप ये बात रख लें। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, यहां पर वोट है पाकिस्तान के अंदर आज भी बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से, महंगे तरीन आटा की वजह से, 20 रुपए की जिस मुल्क में रोटी मिलती हो
200 रुपये का 1 kg 1 लीटर दूध मिलता हो, वहां जिस मुल्क में फल को देखना हसरत बन जाए, चिकन जिसे कोई खाता नहीं था वो नायाब हो जाए, बीफ जो है वो 1000 रुपये तक पहुंच जाए, और गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, कोई भी हो, वो तरसना शुरू हो जाए, ईद पर 40% शॉपिंग कम हो जाए और लोगों के पास कुव्वत खरीद खत्म हो जाए, तो उस वक्त में सिर्फ वोट अगर मिलता है तो एंटी गवर्नमेंट वोट मिलता है, अपोजिशन को वोट मिलता है। मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि पीएमएलएन 2/3 अक्सरियत से आएगी। ये तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। तो आप तो ये तो आप इस तरह यासर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया हरफ आखिर हो गया। मुझे एक बताएं, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए, मरियम साहिबा ने तमाम हलकों में जलसे किए, मरियम साहिबा ने कहा जनाब हम 19 सीटें जीतेंगे, 18 जीतेंगे, 17 जीतेंगे, ये सारे दावे हुए। भाई सियासतदान अगर दावे ना करे, 2/3 अक्सरियत, चले 2/3 अक्सरियत पे आ जाते हैं। जरा मुझे एक बात बताएं, सिंध में इनके पास कोई उम्मीदवार है? नहीं। बलोचिस्तान से जीत सकते हैं? मुश्किल। केपीके से ये कितनी नशिस्तें निकाल सकते हैं? 5 को मिलाना 6, इससे ज्यादा मुझे बता दें। पंजाब में जो सूरत हाल है, इसमें अगर इन्होंने जीतना है तो फिर बाकी सियासी जमातें दफन हो जाएं। अभी तो आप हालात देखें, आने इलेक्शन तक अगर साबका हुकूमत की जमात मौजूद रहती है और उस जमात के उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो फिर आप जहन में रखिएगा तमाम के तमाम लोग जो हैं, तमाम के तमाम जो उम्मीदवार हैं, ये हैं इस वक्त पीडीएम के साथ इत्तेहादी। इनको अवाम में वोट नहीं मिलना, इनको अवाम में उसी सूरत वोट मिलना है अगर साबका हुकूमती जमात के उम्मीदवार खड़े ना हुए। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है इस दफा पहली दफा ऐसा होगा, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि अगर कोई ऐसा मामला आ गया कि उस जमात के उम्मीदवारों को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, तो पहली दफा ऐसा होगा कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे। आजाद उम्मीदवार, तो उससे आप इशारा समझ रहे हैं, उससे आप राणा साहब उम्मीदवार बड़ी तादाद में इलेक्शन जीतेंगे। नहीं, उससे आप टर्न आउट में कमी वाकई नहीं देखते? ठीक नहीं हो सकता है, वो आजाद उम्मीदवार जो है किसी को किसी तरफ से इशारा या कोई लाइन मिल जाए तो फिर टर्न आउट तो बहुत तेज होगा, हल्का नहीं होगा। सही है। राणा साहब, आप क्या समझते हैं मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, डिफॉल्ट की बातें फिर से हो रही हैं, बकौल वज़ीर ख़जाना हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने मुंह से वो खुद भी कभी कभार कर जाते हैं। ये मुआशी मंजरनामा जो है, ये किस हद तक गले का तौक बनेगा? देखें, कल ना हमारे प्रोग्राम में ही सादगी में या मुंह से निकल गया उनके, या वो बाद में सोचते होंगे, लेकिन वो कर जाते हैं, बात अच्छी बात कर जाते हैं। कैसर अहमद शेख साहब एक चीज़ कह गए थे और जिस पे मैंने सवाल किया था कि आप तो ये सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन जो है कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 35 साल पहले भी होगी थी। ये बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उससे जो पैसा इनको मिलेगा उससे ये अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बेशक अवाम के मामलात का बेड़ा गर्क हो जाए, अब एक चीज़ जिसे आप किसी को बेच देंगे तो उसकी मर्जी की टिकटें होंगी, उसकी मर्जी की चीज़ें होंगी, फिर आपके पास क्या रहेगा, आपके पास कौन सी चीज़ रहेगी? ये चीज़ें बड़े सोचने वाली हैं। लेकिन ये एक तो आप ज़हन में रखेंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अपना मंसूबा बना चुके हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन पे करने जा रहे हैं। किसको वहाँ पे क्या मिलेगा मैं अभी वो कहना नहीं चाहता, फिर ये हम पर फौरी तौर पर एक तोप सी चल जाती है कि आपने ये किस तरह कह दिया जनाब, एक नोटिस आ जाता है कि ये किस तरह कह दिया। देखिए, इसमें भी बहुत से लोगों को बहुत सी जगह पे ओबलाइज किया जाएगा, उसमें किसको कहाँ पे कितना फ़ायदा मिलता है ये तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, ना ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा। ये अब वैसे भी मामला किसी और तरफ चला गया है। अब 2-3 सुपर ताकतें जो हैं वो आपस में दस्तों के रिबा होने के लिए तैयार बैठी हैं और उसमें उन्हें पाकिस्तान का मुफाद भी अजीज़ है। वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं, उन्हें अपनी ताकत, अपना रोब, अपने मुफाद के लिए वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और उसमें उनका कितना मुफाद होता है वो हमारी मदद से ज़्यादा उनका मुफाद होगा।
तो लिहाजा ये अभी इस तरफ नहीं जाएगा, ये अभी डरा रहे हैं, ये अभी धमका रहे हैं, इन्हें करने दें। इन्होंने इसी तरह सियासत करनी है। इन्होंने, आप ज़हन में रखिएगा, निगरान सेटअप के ऊपर लंबी चौड़ी तकारीर करनी है। इन्होंने ऐसा सिस्टम करके जाना है कि जिस दिन ये जाएंगे तो एक चीज़ 5 रुपए की होगी, लेकिन इनके जाते ही वो चीज़ 13 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि वो होनी ही 13 रुपए की थी। ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए एक ड्रामा या 5 दिन के लिए ड्रामा करके जाएंगे। आप ये समझते हैं कि मौजूदा मुआशी मंजरनामा जहां पे मौजूदा हुकूमत छोड़ के जाएगी निगरान हुकूमत में, उसमें महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा? ये बिल्कुल होगा, और इतना ज्यादा इजाफा होगा कि आप और मैं शायद उसे बयान करते हुए भी खौफजदा हूं। अच्छा राना साहब, बात ही हो रही है, ये प्लान है कि निगरान सेटअप के खिलाफ एक बड़ी फजा बना के ही हम इलेक्शन में जा सकते हैं। निगरान सेटअप से क्या करना है? ये क्या बेचेंगे? इस तरह कागज बेचना है ना इन्होंने। निगरान सेटअप के खिलाफ क्या? निगरान सेटअप तो बाद में तो आ ही नहीं सकता ना, वो तो बाद में इंतखाबात में ही नहीं आ सकता, उनका तो मुस्तकबिल सियासी तौर पे होगा ही नहीं। ये कहेंगे, ये इनका नारा, मैं नारा भी इनका बता देते। इन्होंने कहना है कि जनाब हम थे, आटा इतने का किलो था, अब ये निगरान सेटअप आया है, इन्होंने इतने का किलो कर दिया, हम दोबारा आएंगे तो फिर जनाब आपको सहूलतें देंगे। हमारी कौम ये समझते हैं कि फिर 15 साल पुरानी कौम है कि फौरी तौर पर भूल जाएगी। आप याद करें यासर, 28 मई को लाहौर शहर में एक कन्वेंशन होता है, लिबर्टी चौक में, बड़े मियाँ साहब उससे खिताब करते हैं और उसमें जो रेट लिस्ट दी जाती है, कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत में ये था और आज इसका रेट ये है। भाई आज 28 मई को हुकूमत, आज भी हुकूमत उन्हीं की सियासी जमात, उन्हीं के छोटे भाई वजीर आजम, उन्हीं के करीबी अजीज वजीर खजाना, उन्हीं के करीबी दोस्त जो है वजीर दाखिला, उस वजीर, सारा कुछ तो उन्हीं के पास है। तो उस वक्त अगर मियाँ साहब ये कह सकते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में, अब होगा क्या? आप जो चीज पूछना चाहते हैं, चलिए मैं बयान कर देता हूं। चीज यह है कि अब इन्होंने बेचना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, बड़े मियां साहब को ला के जलसों में लाना। उन्होंने कहना जनाब मैं आ गया हूं, आप मेरा दौर देखें, मेरे दौर में एक चीज इतने की थी, मेरे दौर में इतने की थी, मेरे दौर में इतने की थी, अब महंगी हो गई है, मैं मुझे मुल्क से निकाल के इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गए हैं, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा, ये बयान दिए जाएंगे। लेकिन अब मैं फिर वो कह रहा हूं, अब वोटर यंगस्टर है, अब वोटर समझदार है, अब वोटर को सब पता है कि जनाब अगर आप असेंबली के मामले पे फैसला करने के लिए लंदन जा सकते हैं, अगर आप लंदन जाकर ये सारे फैसले कर सकते हैं या मुशावरत कर सकते हैं, तो फिर चीज़ों की कीमतों पर और बाकी मामलात पर क्यों नहीं आपने मुशावरत की? ये मुमकिन है कि मुशावरत ना की हो, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद अपनी तकरीर में कहा 2 दिन पहले कि शहबाज शरीफ साहब जो भी इकदाम करते थे मियां नवाज शरीफ साहब की इजाजत और उनकी राय से करते थे। याद है ना आपको? जी ऐसा ही, ये मरियम साहिबा का जी। तो ये फिर किस तरह होगा? यानी आप तो बड़ी क्लियर सी बात है। आप समझ रहे हैं कि ये मलबा अपना किसी के सर पे डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे फिर मिलेगा इन्हें कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मलबा अगर डालेंगे तो उसमें मंतिक भी किस हद तक रखेंगे? मंतिक का होना ना होना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मुआशी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा और इसी मुआशी मंजरनामे की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में जाने की तैयारी। लेकिन इलेक्शन में जाना है, अलहदा अलहदा जाएंगे तो 2/3 अक्सरियत के जो दावे किए जा रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है? अगर 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाते तो माजी में क्यों ना हुई, और मौजूदा सूरत हाल में जब महंगाई उरूज पे है, जब महंगाई पे ओवरकम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं मिल रहा, तो किस तरीके से 2/3 अक्सरियत मिलेगी? इसी पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जो हैं राना एहसान अफजल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त। राना साहब अगर देखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमारा वज़ीर आज़म आएगा, JUIF भी तैयारी करके बैठी हुई है, आप लोग ये कहते हैं 2/3 अक्सरियत हम हासिल करेंगे। एक दूसरे को जलसों के अंदर जो है ना वो इलेक्शन की दावत दी जा रही है कि इलेक्शन करवा लें। सबसे पहला सवाल ये कि क्या तमाम इलेक्शन के हवाले से मुत्तफिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कोalition जो है उसमें दीगर जमातें शामिल हैं,
हर जमात का अपना स्टांस है, और जिस तरह आप इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और ये टेन्योर खत्म होगा, तो मैं समझता हूँ हर जमात अपने मैनिफेस्टो को पिच करेगी, अपने मुद्दे की बात करेगी, या अपने आप को आगे अवाम के सामने रखेगी। तो ये बयानात जो अभी मुख्तलिफ जमातें दे रही हैं, और कोई कह रही है कि हमारे पास माशी प्लान है, तो कोई कुछ कह रही है, ये सब कुछ होगा, क्योंकि इलेक्शन के अंदर हर एक ने अपना जो है वो मौक़िफ़ अवाम के आगे रखना है। तो इलेक्शन तो देखें, इंशाल्लाह नज़र तो यही आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर होंगे, और ये चीज़ के कोई सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, अभी तक तो कोई इस चीज़ के ऊपर कोई फाइनल नहीं आया। यही लग रहा है कि अपना अपना जमातें जो है वो अलहदा अपना मैनिफेस्टो लेके चलेंगी, और हम तैयार हैं इसकी चीज़ के लिए। PMLN की तैयारी है कि वो अगर अकेले इलेक्शन लड़ेगी तो भरपूर तरीके से लड़ेगी और कामयाबी हासिल करेगी। जो 2/3 की बात है, देखें पंजाब में मिसाल के तौर पे हमारा जी राना साहब, इलेक्शन की बात होती रहेगी। इलेक्शन के कुछ असूल भी होते हैं, सियासत के भी कुछ असूल होते हैं। आपने हमेशा बड़ी शाइस्तगी से बात की और बड़े तहम्मुल से सुना और बड़ी अच्छी गुफ्तगू। पिछले दिनों चौधरी परवेज़ इलाही साहब अदालत में पेश हुए, उनकी जो सूरत हाल थी, उसके बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मिसिस जो है वो मीडिया पे आई, उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया। मुझे याद है जब हमजा शहबाज साहब के आर्डर लेने होते थे, कि हालांकि उन्हें पार्टी की तरफ से हदायत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बतौर स्पीकर वो हमजा शहबाज साहब को सहूलत भी देते थे। उसके अलावा जब पाकिस्तान से जलावतन हुए मियाँ नवाज साहब और अब शहबाज साहब, तो हमजा शहबाज को बेइंतहा उन्होंने सहूलतें भी दी, जिसकी वो इकरार भी करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ? वज़ीर आला रहे हैं वो, और एक सियासी ख़ानदान है, उनको ज़मीन पे सुलाना, उनकी मुलाकात ना होने देना, हुकूमत भी आपकी है। क्या ऐसा सियासी कल्चर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमजा साहब जो हैं उन्होंने 2 साल जेल में काटे, और उनकी जो बेटी उन्होंने पैदाइश हुई, और वो जब उन्होंने देखा तो वो 1.5 साल की, या पता नहीं गालबन क्या एज, काफ़ी एज हो गई थी उनकी। तो हमारे पे जो जबर हुए वो सब ने देखे सुने। देखिए, जो परवेज़ इलाही साहब ने, उनकी मैंने बातें सुनी जो उन्होंने मीडिया से की, वो उस तकलीफ़ का इजहार कर रहे थे कि एक जो जेल के अंदर तकलीफ़ें काटनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि जो एक कैदी के राइट्स होते हैं, अगर एज अ साबिका चीफ मिनिस्टर उनको B क्लास की जेल अलॉट होनी चाहिए कानून के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून नहीं है, मैं क्योंकि जेल मैनुअल को अच्छे तरीके से नहीं समझता, तो जो उन्होंने कंप्लेंट्स की वो अनकंफर्टेबल चीज़ें थीं जो उनको महसूस हो रही थी जेल के अंदर। शायद सब जो जेल के अंदर मौजूद होते हैं उनको इसी तरह ही फैसिलिटीज़ जो उनको मिल रही थी वही इनको मिल रही थी। तो ये मुझे नहीं पता कि कोई उनकी कोई वायलेशन जो है जेल मैनुअल की नहीं हुई। हाँ, वो अनकंफर्टेबल थे, तकलीफ में थे। जो जेल के अंदर कभी नहीं जाता वो यही चीज़ें महसूस करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो मेडिसिन की हद तक वो उनको मुहैया होनी चाहिए, अगर घर से वो मिल जाएं। अच्छा राना साहब, निगरान हुकूमत जो होती है ना वो गैर जानिबदार होती है। हम वज़ीर इत्तलात जो निगरान हैं उनके बयानात भी सुनते रहे जब उनकी गिरफ्तारी हुई कि इन्हें छुपने का शौक़ था, पकड़े गए हैं, अब भुगते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो बयानात हैं वो किसी एक पार्टी का टिल्ट ज़ाहिर करती हैं, यानी वो हुकूमत जो वफाक में बैठी हुई है उसका टिल्ट ज़ाहिर कर रही हैं। क्या निगरान हुकूमत को ऐसे बयानात ज़ेब देते हैं, या उस वक्त बात कर ली जाती कि आईन कानून की रोशनी में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा? आप मुखालिफ बयान दे रहे हैं और ठोक के दे रहे हैं, क्या इस तरह करना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 9 मई का वाक़या हुआ वो भी निगरान हुकूमत की जो है वो ज़ेरे निगरानी हुआ, और जब वो हो गया तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर उसके मुताबिक रिएक्ट करना है। निगरान हुकूमत अगर है तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। देखें, मैं समझता हूं कि जो उनका बयान था परवेज़ इलाही साहब का, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ का तज़किरा उन्होंने नहीं किया कि उनकी कोई राइट्स वायलेट हो रही थी। वो उन्होंने कहा मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया, मुझे मेडिसिन नहीं फराहम की गई, मेरे सर के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर एक बल्ब लगाया जाता रहा जिससे मैं सो नहीं पाता था। तो ये सारी बातें तो उन्होंने की। एक और यासर साहब एक और चीज़ देखें, PIC में जिस डॉक्टर ने फ़ोन उनकी बेगम को किया कि उनकी फाइल लेकर आ जाए,
उस डॉक्टर को आप तो नहीं मैं कह सकता हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया। वो पीआईसी का एक जुम्मेदार तरीन शख्स था। मुझे बताएं इसके बाद फिर क्या चीज रह जाती है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से कि डॉक्टर डायरेक्टली क्या अहले खाना से रब्ता कर सकता है, या उसका प्रोसीजर है कि अगर कोई कैदी जो है उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी रिपोर्ट्स कैसे मंगवाई जानी है या क्या तरीकाकार है, ये सारे उस चीज़ के अंदर मामलात आते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि कैदी की कोई भी जो राइट्स हैं एज अ प्रिजनर वो उसको मिलनी चाहिए है, उसकी मेडिकल केयर होनी चाहिए है। हाँ, ये चीज़ इस सवालिया इस पे निशान पड़ता है कि अगर वो कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है कि उसका कंफर्ट लेवल बेहतर होना चाहिए क्योंकि वो साबका चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इसको भी देखना चाहिए कि अगर साबका चीफ मिनिस्टर का कानून के मुताबिक कोई प्रोटोकॉल जेल के अंदर बेहतर है तो वो उनको दिया जाए। अगर नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि जिस तरह निज़ाम जो बाकियों के साथ है वही उनके साथ होगा, लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई नाजायज तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए किसी को। राणा साहब जी। अच्छा जी, राणा साहब आप कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन, 16 तो अक्टूबर में बनते हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी 8 अक्टूबर की डेट दी थी, आपकी जमात भी 8 अक्टूबर पे, हुकूमत भी 8 अक्टूबर पे, तो फिर अचानक अब नवंबर की आवाज़ें आना क्यों शुरू हो गई हैं? क्या कबल अस वक्त आप असम्बली तहलील करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो राइट है ये इस वक्त की जो हुकूमत है उसके पास है कि वो हफ्ता पहले या चंद दिन पहले जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं और उस तरीकाकार के मुताबिक फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। तो ये ऑप्शन तो मौजूद है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा राणा एहसान साहब, यासर अगर आप इजाजत दें एक सवाल कर लो, अगर आप इजाजत दें। जी 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 राणा साहब। यासर अगर आप इजाजत, तो राणा साहब फिर ये इख्तियार भी उन लोगों दोनों हुकूमतों के पास मौजूद था कि वो अब जब चाहते असेंबली तहलील कर सकते थे, फिर आप उस पर तो तनकीद करते थे, इस पे आके आपका इख्तियार ठीक है? नहीं, देखिए वो तो 63A की जो गैर आईनी तशरीह की गई और जो एक एजेंडा चल रहा था जहां मुशावरत जो है वो जनरल बाजवा से की गई जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कि मैं असेंबलियां तहलील कर लूं तो मुझे इलेक्शन मिल जाएगा। और वो देखें वो मुल्की मफाद के अंदर वो मामला नहीं हुए कि आप सिर्फ इस जिद में कि मैं अभी पॉपुलर हूं तो मैं फौरन इलेक्शन करा दूं। तो ये सारे जो जवाब थे वो बनते नहीं थे कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करें। फिर खुद चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे और अब तो वैसे ही ये सवाल एक मैं समझता हूं कि ये बनता है पूछना कि अगर बाकी जमहूरियत में बिलीव करते तो ना वो नेशनल असेंबली से इस्तीफा देते और बाहर निकलते, वो अपोजिशन लीडरी का रोल अदा करते। और आज अगर केपीके की और पंजाब की हुकूमत इनके पास होती तो आज उनकी सियासत कहाँ होती? तो ये सवाल तो बिल्कुल पूछना बनता है कि किस गैर जिम्मेदारी से और जिस तर्ज पे वो निकले कि आलमी साजिश, तो उसने तो उनकी सियासत को तबाह कर दिया। तो बेहतर ना होता कि वो असेंबलियों की सियासत करते जो जमहूरी रवैया है, तो आज शायद वो एक बेहतर जगह पे होते और मुल्क की सियासी मंजरनामा कुछ और होता। तो देखें ये तो जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई, अगर यही सिस्टम बन गया कि जिसको लगे जब पॉपुलर है वो असेंबली डिसॉल्व कर दे तो फिर तो तबाह हो जाएगा, निज़ाम चल ही नहीं पाएगा। मेरा सवाल ये है, हमने मंजरनामा पाकिस्तान की सियासत में पहली बार देखा है कि सिटिंग अपोजिशन लीडर जो हैं वो अगले इंतखाबात में हुकूमत जो सिटिंग इस वक्त है उसकी जमात की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं मुमकिना तौर के ऊपर। क्या पाकिस्तान में ये जो तर्ज सियासत है ये हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? फिर वो अपोजिशन वाला तो कॉन्सेप्ट तो ख़त्म कर देना सर। ये वाकई तर्ज सियासत जो है वो ये तो अपोजिशन लीडर साहब जो हैं उनकी इंडिविजुअल ये फेल है और उनको अपोजिशन करनी चाहिए, डट के करनी चाहिए, ये उनका जिम्मेदारी है एज अ सियासी अपोजिशन लीडर। अगर वो ये ख्वाहिशमंद हैं कि वो किसी जो गवर्नमेंट की जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है वाकई हैरानकुन सी ये बात है। लेकिन पता नहीं ये अभी फाइनल भी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन एक ऑपोजिशन लीडर का तो फर्ज है कि वो हकीकी मानों में ऑपोजिशन करे। अच्छा, आप समझते हैं वो अपोजिशन लीडर हैं? आज दिल पे हाथ रख के बताइएगा। जी ऑपोजिशन लीडर तो है ना जी, जैसी भी ऑपोजिशन है, कमजोर है, मजबूत है, जो अपोजिशन लीडर होता है जिसे आप समझते हैं अपोजिशन लीडर होना चाहिए। मेरे इलाके में एक शख्स है, उसे हम कहते हैं जावेद स्पीकर।
तो वो स्पीकर तो नाना बन गया। नहीं, देखिए, ये ऑपोजिशन लीडर हमने नहीं मुंतखब किया, ये ऑपोजिशन ने किया है। और अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो इसका सवाल तो पीटीआई से बनता है। राणा साहब, आप फिर आज खैर आप फिर सियासी हो गए ना, आपने वाहद अपोजिशन लीडर है जो आपने मुंतखब किया है। नहीं, देखिए, ये मौका तो पीटीआई ने फराहम किया ना, जब वो असेंबलियों के से निकल गए, इस्तीफा दे दिया और कहा कि हमने असेंबली की सियासत नहीं करनी। तो ये सवाल तो ये तो पीटीआई से बनता है कि आपने जो है असेंबलियां छोड़ी और जो फिर बाकियात है फिर उसके अंदर से ऑपोजिशन ने उनको मुंतखब कर दिया, तो वो ऑपोजिशन लीडर है आज। चले, इसका शुक्रिया अदा तो पीटीआई को बनता है ना। ये तो बाकियात में से जो आपको मुनासिब लगा आपने कर लिया। अच्छा राणा साहब, बात ये है कि जो रूसी तेल आया है पाकिस्तान, वो रूसी तेल अब रिफाइनरीज में गया है, कितना अरसा लगेगा उसे रिफाइन होने में, कीमतों में किस हद तक कमी वाक़ई होगी, क्योंकि अभी तो वो रिफाइन नहीं हुआ, रिफाइन होकर मार्केट में आएगा तो कमी वाक़ई होगी। तो ये भी बताइए कि आलमी मंडी से किस हद तक वो सस्ता मिला है, क्योंकि रूसी जो वज़ीर हैं वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई खुसूसी रियायत नहीं की, हमने जो हमारे दाम हैं उन्हीं दामों पे पाकिस्तान को फ़रोख्त किया है। तो ये बताइए कि आलमी मार्केट का रेट क्या है और रूसी मार्केट का रेट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रूसी तेल आना बहुत एक खुशाइन चीज़ है, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था क्योंकि अमेरिकन साजिश है तो रूस से तेल नहीं लिया जाएगा, तो वो प्रोपेगेंडा तो फ्लॉप हो गया। दूसरा, पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो गई कि आपको एक और वेंडर मिल गया, तेल की एक और मार्केट मिल गई जहां से आप तेल ले सकते हैं। तीसरा ये कि आपको डॉलर में पेमेंट नहीं करनी, आपको पेमेंट जो है वो और करेंसीज में कर सकते हैं, जिससे आपका शॉर्ट टर्म के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आपका बचता है, जो कि खुशाइन बात है। देखिए, तीसरी चीज जो बात है कि ये अभी रिफाइनरीज में जाएगा तो ऑब्वियसली जो उसका नॉर्मल वक्त लगता है उसमें ये आ जाएगा, और ये लोगों को नहीं महसूस होगा कि ये वो रूसी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा एक ही वो क्वालिटी का और एक ही किस्म का वो निकलेगा, तो इसमें लोगों को ये महसूस नहीं होगा। लेकिन दूसरा ये कि आज अगर रूसी तेल आ गया तो आज ही आपकी फॉरेन एक्सचेंज में बचत हो गई। वो अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बताएगी कि कितने डिस्काउंट पे हमने लिया है, लेकिन मसलन अगर 20 से 30% डिस्काउंट है तो जो 1 लाख सुनने में तो ये था कि $15 से $16 डिस्काउंट पे। देखिए, अच्छा खासा डिस्काउंट है, लेकिन मैं ये बताऊं कि कोई भी रूस के, जब हम इनसे नेगोशिएशन कर रहे थे तो रूस जो है वो किसी की कीमत आपको डिस्क्लोज नहीं करता। मिसाल के तौर पे इंडिया कितने डिस्काउंट पे ले रहा है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो हमें भी अच्छा डिस्काउंट मिला है, लेकिन वो एक कह लें कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये मुआहदा है, और हुकूमत से मुआहदा है। वो दूसरी हुकूमत किस भाव ले रही है वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके असरात कुछ अरसे बाद पाकिस्तानी मईशत पर पड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़, यूनान कश्ती हादसे पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। यूनान में जो हादसा पेश आया, ये हादसे के कुछ हक़ाइक़ भी मंजर आम पे आए हैं। मंजर आम पे हक़ाइक़ वो आए हैं जो बचने वाले पाकिस्तानी थे, उन्होंने ये बताया कि हम 5 दिन तक समुंदर में घूमते रहे, हमारे पास पानी ख़त्म हुआ, खाने का सामान ख़त्म हुआ, पास से गुजरने वाले जहाज़ों ने मदद की, लेकिन जो कश्ती से पैगामात उन जहाज़ों को दिए गए उसे ट्रेस कर लिया गया यूनानी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से, और बाद में वो टो करके लेके जा रहे थे। तो टो करके जब लेके जा रहे थे तो उसी दौरान ये हादसा पेश आया। अब इस पे हुकूमत की तरफ से इक़दाम क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ अभी तक क्या सामने आए हैं? किस तरीके से ये लोग गए, कौन सा चैनल इस्तेमाल किया, और फिर ये इनके साथ बदकिस्मती के तौर पे यहाँ पे हादसा पेश आ गया? यासर, आपको एक बात बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चल रहा है ना पाकिस्तान से बाहर ले जाने वाला, इस नेटवर्क का अगर आप इस नेटवर्क को देखो तो इसमें बाकायदा सरकारी इदारों के बहुत से अफराद इसमें मुलव्वस हैं। मेरे पास वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है जिसमें बहुत से ऐसे अहम तरीन अफराद के नाम शामिल है जो इनको बॉर्डर क्रॉस करवाने से लेकर
जो इनको मुख्तलिफ सहूलतें देने तक, यहाँ तक कि अगर इनके खिलाफ कोई इस वाफे के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती तो उस एप्लीकेशन को किस तरह इंटरटेन करना है, किस तरह फिर उसको फारिग करना है, और अगर बड़ा प्रेशर होगा तो किस तरह मुकदमा देकर असल मुल्ज़म को बचाना और दूसरे किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना और बाद में उसकी बेल करवा देना है। अब एक इनका जो मरकजी मुल्ज़म है, जिसे कहा जा रहा है कि ये किस कश्मीर से तल्लुक़ रखता था और कराची एयरपोर्ट से पकड़ा गया। अब मेरे पास जो इतला है वो तो कुछ और है। मेरे पास इतला ये है कि मेरे पास इतला भी है, मेरे पास तो लिस्ट भी मौजूद है कि 1352 अफराद इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बाकायदा पाकिस्तान से बाहर लोगों को ले जाने का कारोबार करते हैं, जिसमें सब एजेंट भी शामिल हैं, मेन एजेंट भी शामिल हैं। और 1352 ये जो लोग हैं, क्या ये पूरे पाकिस्तान में जहां जहां से ये सारा काम करते हैं, इसका मुतलका अदारों को एक एक चीज का इल्म है। 20 से 30 लाख रुपया यूरोप का लिया जाता है। आधी पेमेंट पहले ली जाती है, आधी पेमेंट यूनान या किसी और मुल्क पे पहुंच कर ली जाती है। राना साहब, ये जो सारे जाते हैं, पेमेंट पूरी हो जाती है, ये वाया बॉर्डर चैनल के अलावा बजरिया हवाई जहाज लीबिया भी जाते हैं ना? ये हवाई जहाज के जरिए लीबिया या किसी और मुल्क में जाने वालों की तादाद 3% है। सही। और 97% जो लोग हैं वो बजरिया किसी और तरीके से जाते हैं। इवन पहले ये अफगानिस्तान की पट्टी को इस्तेमाल करते थे, अब वहां पर नहीं जाते, वो पट्टी इस्तेमाल नहीं होती। अब ये ईरान की पट्टी को इस्तेमाल करते हैं। ये अब यहां तक है कि ये इन्होंने और भी बहुत सी जगह रखी हुई है कि जिनकी वजह जिनके जरिए ये जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर, मजे वाली बात आपको बता दें, वहां पहुंचकर इन्होंने बाकायदा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई घर ले रखे हैं जिनके तय खाने मौजूद होते हैं। ये उन लोगों को उन तय खानों के अंदर रखते हैं। वहां पर रखने के बाद 10-10, 20-20 की खेप को निकालते हैं और फिर आगे इनकी एक एजेंट मौजूद होता है जिसके हवाले कर दिया जाता है। फिर वो एजेंट घने जंगलों से लेकर समुंदर के खुले समुंदर तक, फिर कई दफा कंटेनर्स जो होते हैं उनके अंदर इनको लेकर जाया जाता है। कई लोग दम घुटने से मर जाते हैं। फिर इन्होंने बाकायदा जो पेट्रोल के कंटेनर होते हैं, पेट्रोल के टैंकर होते हैं, उसके अंदर एक नीचे बाकायदा एक हिस्सा बनाया होता है जिसके अंदर ये लोग इस तरह फंस के एक वक्त में 70 लोग उसके अंदर लेट के जाते हैं और सांस लेने के लिए ना होने के बराबर सुराख होते हैं, जिससे ये आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो तो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। और जब ये होता है, तहलका खेज इंकशाफ है। आलमी इदारे की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, एक डॉक्टर ने चेकअप करते हुए एक मिस्री से पूछा है, तो 2 मिस्री थे जिन्होंने ये बातें की हैं। एक ने ये कहा कि 100 के करीब बच्चे और ख़वातीन तय खाने के अंदर मौजूद थे, और एक ने तादाद वो 50 से 70 के दरमियान बताई है, जिनका कोई अता पता नहीं, जो तय खाने में थे, जिनकी ना लाशें मिली वो उन्हीं में शुमार कर लिए गए जो 300 अभी तक लापता है और उन्हें मुर्दा तस्वर किया गया। भाई मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने, ये तो एक कश्ती का हादसा हो गया बहुत बड़ा, जिस पर एहतजाज भी शुरू हो गया। लेकिन आज आप गौर करें, वहां यूनान के अंदर लाखों लोग सड़कों पे आ गए, लाखों लोग। क्या हमारे मुल्क के अंदर इसके खिलाफ कोई एक आवाज उठी है? ये जरूर आज हुआ है कि जनाब फलां ने इजहार अफसोस कर दिया, फलां ने इजहार अफसोस कर, नहीं भाई, पकड़ना चाहिए था, लोगों को ढूंढना चाहिए था। ये 1352 लोग जो हैं ये कहीं और नहीं रहते, ये पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आप बाकी मुकदमात के मुल्ज़मान को ट्रेस कर सकते हैं तो ये माफिया जो कातिल है, ये माफिया जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना है, आप देखें इंटरनेशनल तो दुनिया में क्या आपका असर रहा इंटरनेशनल सतह पे कि आपके मुल्क के इतने ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीके से ये सफर कर रहे हैं। अगर आपको इसी मामले पे, इसी एक चीज पे खुदा ना हास्ता आपको इंटरनेशनल सतह पर किसी ऐसे फ्रेमवर्क में डाल दिया जाए और आपको दोबारा किसी ऐसी चीज पे डाल दिया जाए, तो फिर आप किस तरह उसे क्लियर करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर अब ये तासर जा रहा है कि इंसानी स्मगलिंग, पहले नोटों की स्मगलिंग होती थी, सामान की स्मगलिंग होती थी, अब इंसानों की स्मगलिंग होती है। और इस पर हमारे ये शोर मचने के बाद हमारे मुल्क के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके
साथ ये सामने लाना चाहिए कि यूनान में कौन लोग थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, बाकी मुल्कों में कौन लोग थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये चीजें सामने लानी चाहिए। इन तमाम सहूलतकार जो है वो भी मंजर आम पे आने चाहिए। बात यही है अव्वली के 4 दिन शोर मचेगा, लेकिन इसे किस्सा पारीना नहीं बनाना चाहिए। उन माओं बहनों या उन वालिदैन का इस वक्त सोचना चाहिए कि जिनके ख्वाब जो हैं वो डरावनी ताबीर की सूरत में उनके सामने आए हैं कि बच्चों की लाशें तक नहीं मिल रही। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।